मैं जलेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। कल हमने समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ और उसके क्षेत्र पर विस्तार से प्रकाश डाला था। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं उनका विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे। कल हमने आपको ये बताया था कि समष्टि आर्थिक विश्लेषण की 3 शाखाएं होती है: समष्टि स्थितिकी, समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी और समष्टि प्रायोगिकी। इन तीनों का विश्लेषण इस प्रकार से है। पहले हम लेंगे समष्टि आर्थिक स्थितिकी। ये समष्टि विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी समय बिंदु पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की अंतिम संतुलन स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। अर्थात समष्टि स्थिति की आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा होती है जिसमें समष्टिगत चरों के पारस्परिक संबंधों से प्राप्त संतुलन बिंदुओं का विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत संतुलन स्थापना के कारणों एवं प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि अंतिम संतुलन अवस्था का ही विश्लेषण किया जाता है। ऐसी संतुलन व्यवस्था को समीकरण के रूप में हम y बराबर c प्लस i के रूप में दर्शाते हैं, जहां y का मतलब राष्ट्रीय आय, c का मतलब कुल उपभोग व्यय और i का मतलब कुल निवेश व्यय। समष्टि आर्थिकी स्थिति की विश्लेषण को हम निम्न रेखा चित्र से दर्शा सकते हैं। इस रेखा चित्र में x अक्ष पर राष्ट्रीय आय को दर्शाया गया है और y अक्ष पर कुल व्यय या कुल पूर्ति को दर्शाया गया। इसमें 45 डिग्री की रेखा कुल पूर्ति रेखा है, जबकि C रेखा कुल उपभोग व्यय की रेखा है और C प्लस I की रेखा कुल मांग फलन या कुल उपभोग व्यय और कुल निवेश व्यय के योग को दर्शाती है। C प्लस I रेखा कुल पूर्ति रेखा को E बिंदु पर काटती है, जिससे OY संतुलित राष्ट्रीय आय निर्धारित होती है। तो समष्टि स्थितिकी के अंतर्गत हम ई बिंदु का विश्लेषण करते हैं। इसमें अब ई बिंदु कैसे प्राप्त हुआ, किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त हुआ, इसका विश्लेषण हम समष्टि स्थितिकी में नहीं करते हैं। समष्टि स्थितिकी में केवल किसी समय बिंदु पर अंतिम संतुलन अवस्था जो उपरोक्त रेखा चित्र में ई बिंदु है उसका ही विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है समष्टि आर्थिकी तुलनात्मक स्थिति, मतलब समष्टि तुलनात्मक स्थिति। ये समष्टि विश्लेषण की वह शाखा होती है जिसमें समष्टिगत चरों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप स्थापित 2 अलग अलग संतुलन अवस्थाओं की आपस में तुलना की जाती है। अर्थात समष्टि स्थिति तुलनात्मक स्थिति की आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा होती है जिसमें समष्टिगत चरों के पारस्परिक संबंधों से प्राप्त विभिन्न संतुलन बिंदुओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसे भी हम निम्न रेखा चित्र से दर्शा सकते हैं। इसमें x अक्ष पर राष्ट्रीय आय और y अक्ष पर कुल उपभोग एवं विनियोग को प्रदर्शित किया गया है। इसमें भी 45 डिग्री की जो रेखा है y बराबर c प्लस i एक कुल पूर्ति फलन को प्रदर्शित करती है, जबकि c प्लस i कुल मांग फलन को प्रदर्शित करती है। दोनों के पारस्परिक संबंधों से ई बिंदु पर संतुलन प्राप्त होता है, जिससे OY राष्ट्रीय आय निर्धारित होती है।
अब यदि मान लीजिए सरकारी विनियोग बढ़ जाता है, हम मान लेते हैं कि डेल्टा आई के बराबर सरकारी निवेश बढ़ जाता है, इससे समग्र मांग फलन या समग्र मांग रेखा C+I से बदल करके C+I प्लस डेल्टा आई हो जाती है। इससे नया संतुलन बिंदु हमें E1 प्राप्त होता है। अतः समष्टि तुलनात्मक स्थिति में हम E और E1 की तुलना करते हैं या संतुलन बिंदु E तथा E1 का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। इन दोनों संतुलन अवस्थाओं में राष्ट्रीय आय का तुलनात्मक विश्लेषण ही समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी है। तीसरा है समष्टि आर्थिक प्रावेगिक विश्लेषण। इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया एवं परिवर्तन की गति का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत माना कि टी समयावधि में उपभोग पिछले समय की T-1 पर निर्भर करता है। मतलब पिछले साल के उपभोग पर वर्तमान आय या वर्तमान उपभोग पिछले वर्ष की आय पर निर्भर करता है। तो आय और उपभोग का ये प्रावेगिक संबंध फलनात्मक रूप से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, CT बराबर फंक्शन है YT-1 का। समष्टि प्रावेगिक विश्लेषण को हम निम्न रेखा चित्र से दर्शा सकते हैं। इसमें वही x अक्ष पर राष्ट्रीय आय ली गई है, y अक्ष पर उपभोग एवं विनियोग व्यय लिया गया है। 45 डिग्री की रेखा वही समग्र पूर्ति रेखा है। प्रारंभिक समग्र मांग रेखा C+I है जो समग्र पूर्ति फलन को E बिंदु पर काटती है। तो यहाँ अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है और OY0 संतुलित आय का निर्धारण होता है। परंतु जब विनियोग डेल्टा आई द्वारा बढ़ाया जाता है तो समग्र मांग रेखा C+I प्लस डेल्टा आई हो जाती है। इससे नया संतुलन बिंदु E1 प्राप्त होता है, जिससे राष्ट्रीय आय का नया स्तर OYT प्राप्त होता है। उपरोक्त रेखा चित्र में प्रारंभिक संतुलन बिंदु E से E1 तक का मूवमेंट अथवा राष्ट्रीय आय में OY0 से OYT की वृद्धि की प्रक्रिया का विश्लेषण ही समष्टि प्रावेगिकी या मैक्रोडायनेमिक एनालिसिस है। माना प्रारंभ में शून्य समयावधि में विनियोग वृद्धि डेल्टा आई से पहली समयावधि में आई में परिवर्तन डेल्टा आई के बराबर होता है। समयावधि 1 में आई वृद्धि से उपभोग में डेल्टा C1 के बराबर वृद्धि होती है। उपभोग में वृद्धि से समयावधि 2 में आई में वृद्धि डेल्टा Y2 बराबर B डेल्टा आई के बराबर होती है। इस प्रकार आई प्रजनन की प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि टी अवधि में कुल मांग फलन का संतुलन E1 बिंदु पर नहीं पहुंच जाता। अर्थात आई में वृद्धि डेल्टा वाई बराबर डेल्टा आई प्लस बी डेल्टा आई प्लस बी स्क्वायर डेल्टा आई प्लस बी क्यूब डेल्टा आई डैश 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 बी T-1 डेल्टा आई के बराबर आई का प्रजनन होता है। अतः YT समयावधि में आई के नई संतुलन की स्थापना का E से E1 तक का रास्ता मार्ग जो है वो समष्टि प्रावेगिक संतुलन मार्ग है। इस मार्ग का विश्लेषण ही समष्टि प्रावेगिकी के अंतर्गत आता है कि अर्थव्यवस्था E से E1 बिंदु पर कैसे पहुंचती है, किस प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचती है, किस मार्ग के माध्यम से पहुंचती है। इस मार्ग का विश्लेषण ही समष्टि प्रावेगिक विश्लेषण कहलाता है।